Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. Now today we will continue your next session with biogas production. इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बायोगैस बनता कैसे है और बायोगैस के एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब क्यों ह्यूमन बीइंग को बायोगैस यूज़ करना चाहिए। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम वॉचर और व्यूअर, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फर्स्ट टू रिसीव द रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डन, थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द सेशन। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए या अलग अलग टाइप की एनर्जी रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने के लिए, वो हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर एनकरेजिंग फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बायोगैस प्लांट्स। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर कि आज के टाइम पे बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, देखो कंट्रीज़ दो टाइप की होती है, एक्चुअली तीन टाइप की होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब क्या होता है कि जो कंट्रीज़ टोटली डेवलप्ड हो चुकी हैं, जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। और इंडिया जैसी जो कंट्री है जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज पर है, मतलब कुछ सेक्शंस इंडिया के, कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री डेवलप्ड हो चुके हैं, कुछ पार्ट अंडर डेवलप्ड है, कुछ पार्ट डेवलपिंग स्टेज पर है, इसीलिए ओवरऑल हम इंडिया को बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपने रिसोर्सेज और अपने एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस इंस्टॉल किए हैं, ऐसे प्रोसेसेस सेटअप किए हैं जिससे कम से कम रॉ मटेरियल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर एनकरेजिंग फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बायोगैस प्लांट्स टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, फ्यूल का जो रिक्वायरमेंट है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हमको गैसियस चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, नीड होती है, वो सारी नीड फुलफिल करने के लिए मेनी पीपल हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग एन इनिशिएटिव ऑफ इंस्टॉलिंग बायोगैस प्लांट इन देयर इंडस्ट्रीज एंड नॉट ओनली ऑन लार्ज स्केल बट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल। ओके, बायोगैस इज यूज्ड एज, इसको अंडरलाइन करो, दिस इज द डेफिनेशन, बायोगैस इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि बायोगैस को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिकली भी और इंडस्ट्रियली भी। डोमेस्टिकली मतलब क्या होता है, घर के यूज़ के लिए, स्मॉल स्केल यूज़ के लिए, और इंडस्ट्रियली मतलब व्हेन यू यूज़ इट for commercial production, for large scale production. Okay, it is a non-conventional and renewable source of energy and it is obtained by microbial fermentation. अब यहाँ पर हमको एक important point क्या बताया गया है कि ये जो बायोगैस है, it is a non-conventional source of energy. non-conventional मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो हमको हमेशा मिलते रहेगा, और renewable मतलब क्या होता है, something that you can obtain again and again and again, renew करा सकते हो, बार बार नया बना सकते हो। ओके, सो ये जो बायोगैस एनर्जी होती है ये हमको माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से मिलती है। देखो आपको इनिशियल लेक्चर्स अगर याद होंगे, इसके प्रीवियस लेक्चर के लिए आप लिंक पे देख सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहाँ पर हमने लिंक मेंशन की है। तो जो हमारे इनिशियल लेक्चर्स हैं वहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्मेंट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फर्मेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट में तो वो कुछ गैस प्रोड्यूस करता है। डू यू रिमेंबर, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S विच स्मेल्स वेरी बैड। तो ऐसे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं गैसेस को हम यूज़ करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। सो मतलब बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन की वजह से ये गैसेस हमको मिल रहे हैं, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। अब ये भी अंडरलाइन करो, आपको एंट्रेंस एग्जाम में कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है कि बायोगैस में कौन कौन से गैसेस होते हैं और कितने परसेंटेज में होते हैं। सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, डिफरेंट गैसेस आर मिक्सड टुगेदर, लाइक मीथेन CH4 विच इज प्रेजेंट इन अबाउट 50 to 60% ऑफ अमाउंट, देन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 30 to 40%, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट 0 to 3%, एंड अदर गैसेस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये सारी चीज़ें मतलब मिलकर बायोगैस बनाती हैं और ये कहीं से और से नहीं आती हैं, ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं एज देयर बाय प्रोडक्ट, ओके, और एज देयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो बायोगैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल। आगे हमको एक वर्ड बोला था दैट CO2 and H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ वेरी हजार्डस फॉर ह्यूमन बींग्स, जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमको इनहेल नहीं करना चाहिए, इट इज़ वेरी बैड फॉर द बॉडी। फिर डाई नाइट्रोजन हो गया, डाई हाइड्रोजन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। देखो हम बोलते हैं ना कि जब कोई अच्छी चीज़ हमको मिलती है तो साथ ही साथ हमको उसका डिसएडवांटेज भी फेस करना पड़ता है। तो हमको जब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और H2S मिल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स की वजह से उसी टाइम पे हमको ये गैसेस भी मिल रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन ट्रेसेस, ट्रेसेस मीन्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, बायोगैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि बायोगैस जो है इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल मतलब क्या होता है, आसानी से आग पकड़ सकता है ये गैस। ओके, तो इसका मतलब हम इसको चूल्हे चौके की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। गांव वगैरह में काउ डंग, गोबर यूज करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं और उस गोबर को से बना जो बायोगैस है उस बायोगैस को किचन वगैरह में यूज करते हैं। मतलब उसमें से जो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस गैस से हम स्टोव जलाते हैं। तो इट मीन्स इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल मतलब वो फटाक से आग पकड़ता है एंड इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इट इज यूज्ड एज ए heat energy, okay, in rural places and in industrial scale also. So did you understand the introduction part of the biogas production? Okay, आगे बढ़े। all right, अब आगे क्या बताया जा रहा है हमको, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं और कहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब द सोर्स ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। सो प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट एक्सेट्रा, मतलब सब तरीके के वेस्ट यूज करते हैं हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, या बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, वो केमिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। These are commonly used for biogas production. कैटल डंग मतलब जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, भेड़, बकरी, गाय, बैल, उनका गोबर। ओके, सो कैटल डंग इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सबस्ट्रेट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जाने वाला सबस्ट्रेट जो है, रॉ मटेरियल जो है, दैट इज कैटल डंग मतलब गोबर। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ सेल्यूलोज फ्रॉम प्लांट्स। ओके, क्या बोला गया है हमको कि ये जो कैटल डंग होता है, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर वेजिटेरियंस होते हैं, मतलब ज़्यादातर वो घास चरते हैं और जो पेड़ पत्ते खाते हैं, पेड़ पौधे में से जो पत्ते खाते हैं हमारे ये डोमेस्टिक एनिमल्स, उन पत्तों में बहुत ज़्यादा अमाउंट का सेल्यूलोज होता है। व्हाट इज़ अ सेल्यूलोज? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, करेक्ट। सो उस मतलब ये जो कैटल डंग है इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारा ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलता है, CO2, मतलब एक टाइप CO2 भी मिलेगा और CH4 भी मिलेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन भी होता है शुगर में। ओके, तो इसका मतलब कि जितना ज़्यादा हमको ऑर्गेनिक सोर्स मिलेगा उतना ज़्यादा बायोगैस प्रोडक्शन होगा, और जितना कम आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज़ करोगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे अमीनो एसिड से हमको कोई काम नहीं, अमीनो एसिड्स का बेसिक ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NH4। ओके, तो उसमें कार्बन नहीं है तो हमको वो ज़्यादा किसी चीज़ का काम का नहीं है। इट हैज़ टू बी फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन ट्रेसेस। सो जो ये पत्ते वगैरह होते हैं या एनिमल वेस्ट जो होता है, कैटल डंग जो होता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, ज़्यादा कार्बन होता है, जिसके वजह से हमको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S जैसे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और उसी को हम बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड कि कौन से रिसोर्सेज हैं, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैटल डंग इज यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। सो शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारा एक्चुअल बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, और उस इक्विपमेंट के अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है बायोगैस प्रोडक्शन में, कि जो सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सेटअप हैं, सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बायोगैस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ KYC एंड IARI। लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स ऑफ बायोगैस प्लांट्स आर KVIC and IARI. What do we mean by KVIC? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और IARI का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो पहला हमने बोला KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये एक ऐसा कमिटी है जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है रूरल एरियाज़ में बायोगैस प्रोड्यूस करने की। छोटे छोटे जो विलेजेस होते हैं जहाँ पर गैसेस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, LPG सिलेंडर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, तो वहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ की औरतों को जो किचन में काम करती हैं या जो भी ह्यूमंस हैं, उनको ज़्यादा सफोकेशन ना हो, और उनको जो हजार्डस गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, उसके वजह से उनके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्या बोला गया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन में रूरल एरियाज में बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है, और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पर जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, जितने भी वेजिटेबल या रॉ मटेरियल का वेस्ट होता है, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ करके वहाँ पर बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। सो ये दो कॉमनली यूज्ड प्लांट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बायोगैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है हमको, द डाइजेस्टर विच इज़ यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बायोगैस प्लांट। मतलब जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना काउ डंग या कैटल डंग डालते हैं, या कोई भी फॉरेस्ट वेस्ट, एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक प्लांट वेस्ट डालते हैं,
उस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। यहाँ पर प्लांट का मतलब ट्री या पौधा नहीं है, यहाँ पर प्लांट का मतलब क्या होता है, जब भी हम साइंटिफिक टर्म्स में केमिकल प्लांट या मैकेनिकल प्लांट की बात करते हैं या बायोगैस प्लांट की मतलब बात करते हैं, तो प्लांट का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत सारी मशीन्स एक साथ सेटअप करते हो कोई नई चीज़ इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने के लिए, तो उस सेटअप को हम बोलते हैं प्लांट। तो जब आप बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मशीन सेटअप करते हो, उस सेटअप को हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। A typical biogas plant using cattle dung as a raw material consists of digester and gas holder। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर कि एक जो टिपिकल बायोगैस प्लांट होता है, मतलब सबसे सिंपल बायोगैस प्लांट जो होता है, उसमें दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो आपने जो अपना रॉ मटेरियल डाला है, जो अपना एनिमल वेस्ट डाला है, कैटल डंग डाला है, उस वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं हम उसे? डाइजेस्टर। और उसके अलावा वो डाइजेशन करने के बाद जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस गैस को ट्रैप करने के लिए हम बोलते हैं गैस होल्डर। तो दो चीज़ें बायोगैस प्लांट में बहुत ज़रूरी होती हैं, एक डाइजेस्टर और दूसरा गैस होल्डर। डाइजेस्टर इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक्स एंड सीमेंट और स्टील। आपका जो डाइजेस्टर होता है वो डाइजेस्टर कौन से पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट और इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट और स्टील। मतलब जो इक्विपमेंट होता है, जिस इक्विपमेंट में आप अपना कैटल डंग डालते हो या एनिमल वेस्ट डालते हो, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट और एटसेट्रा अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। देयर इज सिलेंड्रिकल गैस होल्डर और गैस टैंक अबव इट टू कलेक्ट गैसेस। उसके जस्ट ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप का गैस होल्डर होता है, जो मतलब समझो ऐसा इमेजिन करो कि आपका ये गैस होल्डर है। एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ऐसा इमेजिन करो कि आपका ये दिस इज योर व्हाट डू वी से डाइजेस्टर। ये क्या है? आपका डाइजेस्टर। इसमें आप अपना सारा का सारा एनिमल वेस्ट डाल रहे हो और यहाँ से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो या तो यहाँ पर एक पाइप लगी होगी जिसमें से गैस कलेक्ट होता जाएगा, दिस विल बी योर गैस होल्डर, और या तो फिर यहाँ साइड में कोई पाइप लगी होगी। तो आउटलेट कहीं से भी हो सकता है। इनलेट मतलब क्या होता है? जहाँ से आप अपना वेस्ट डाल रहे हो, जिस इक्विपमेंट के अंदर आप वेस्ट डाल रहे हो, उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टर। तो ये जो इक्विपमेंट, ये जो ऐसा बॉक्स जैसा वेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स एटसेट्रा, और उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होता है वो गैस कलेक्ट किया जाता है गैस होल्डर में। ठीक है, इधर तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। There is a cylindrical gas holder or gas tank above it to collect gases. डाइजेस्टर हैज़ अ साइड ओपनिंग। क्या बोला जा रहा है हमको इधर पे? डाइजेस्टर में ये जो डाइजेस्टर है यहाँ पे ऐसे साइड ओपनिंग होती है। डाइजेस्टर हैज़ अ साइड ओपनिंग इनटू विच रॉ मटेरियल एज काउ डंग इज फेड। मतलब इस साइड ओपनिंग से हम अंदर का रॉ मटेरियल चेंज करते रहते हैं, नया फ्रेश रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, ताकि हमको फ्रेश गैस ज़्यादा अमाउंट में कंटिन्यूसली मिलता रहे। नॉन कन्वेंशनल बोला ना हमने, मतलब बार बार हम अगर रॉ मटेरियल चेंज करते रहेंगे तो हमको प्रोडक्ट नया बार बार मिलते रहेगा। ओके, या द डाइजेस्टर इज पार्टली बरीड इन द सॉइल। आपका ये जो डाइजेस्टर होता है ये थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर बरी करके बनाया जाता है। मतलब थोड़ा सा इसको ग्राउंड के अंदर हम गड्ढा बना के फिर उसके अंदर अपना डाइजेस्टर सेटअप करते हैं। ग्राउंड में इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको वार्मथ मिलती रहे। ये जो आपका डाइजेस्टर का वॉल होता है, ये वॉल सेफ रहे, इसको सपोर्ट रहे और थोड़ी सी ग्राउंड के अंदर से वार्मथ और मॉइस्चर कंटेंट इसको मिलता रहे। सो दैट इज द रीजन वी कंस्ट्रक्ट अवर डाइजेस्टर बिलो द ग्राउंड। ओके, ऑल राइट। आगे क्या बताया गया है? या द डाइजेस्टर इज पार्टली बरीड इन द सॉइल। एनारोबिक डाइजेशन इन्वॉल्व्स इन 3 प्रोसेसेस। एनारोबिक जो डाइजेशन होता है वो 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है। तो देखते हैं कौन से हैं वो प्रोसेसेस। ओके, तो बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए जो एनारोबिक डाइजेशन होता है वो जो 3 प्रोसेसेस में डिस्कस किया गया है, 3 प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए गए हैं टू प्रोड्यूस बायोगैस। एक एक करके हम तीनों प्रोसेसेस के बारे में देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस हमको बताया गया है दैट इज हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबलाइजेशन। क्या बोला गया है? फर्स्ट प्रोसेस का नाम हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं या इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबलाइजेशन। In initial stage, raw material, which is also known as cattle dung, is mixed with water in equal proportion to make slurry, which is then fed into the digester। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हम इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब जो गोबर होता है, जो कैटल डंग होता है, we take it, we mixed it with the water. What do? We mix it with the water in equal proportion। जितना कैटल डंग लिया है उतना ही वाटर हम लेते हैं। टू मेक स्लरी। स्लरी मतलब क्या होता है? पेस्ट जैसा कंपोनेंट बनाने के लिए। मतलब आप किसी सॉलिड मॉलिक्यूल को जब वाटर के साथ मिक्स करते हो तो वो कैसा चिपचिपा पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कैटल डंग में ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विड होता है और आपने उसमें और वाटर ऐड कर दिया तो वो एक स्लरी बन जाएगा, एक पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, विच इज देन फेड इनटू द डाइजेस्टर। और इस पेस्ट को फिर हम डाइजेस्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने अभी वो डाइजेस्टर का डायग्राम बताया था ना, तो उसको हम डाइजेस्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। Slurry which is then fed into the digester. Here anaerobic hydrolytic bacteria, for example Clostridium, Pseudomonas, hydrolyzes carbohydrates into simple sugars, proteins
इनटू अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो डाइजेस्टर था, हमारा जो बायोगैस प्लांट था, यहाँ पर देखो ये हमारा डाइजेस्टर था। इस डाइजेस्टर में पहले हमने कैटल डंग को, ये हमारा कैटल डंग है, गोबर है ये हमारा, इस कैटल डंग को वाटर के साथ हमने मिक्स किया और स्लरी बनाई। क्या बनाई हमने? स्लरी। स्लरी मतलब क्या होता है? आपका पेस्ट। फिर इस स्लरी को हम अपने डाइजेस्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये पूरा का पूरा पेस्ट हम अपने डाइजेस्टर में डाल देते हैं और फिर इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं जो एनारोबिकली ग्रो होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम और सुडोमोनास दो एग्जाम्पल दिया गया है। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हम अपने डाइजेस्टर में डालते हैं तो आपका जो स्लरी था, जो कैटल डंग था, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होना मतलब क्या होता है? गोबर में होता क्या है, एनिमल्स जो चीज़ खाते हैं उसी चीज़ को निकालते हैं। मतलब उन्होंने पत्ते खाया होगा तो वो पत्ते का वेस्ट निकालेंगे, उन्होंने कुछ घास खाई होगी तो वो घास का वेस्ट निकालेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें एनिमल्स खाते हैं उसका ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकलता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ऐसे सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। एनिमल्स के डंग में, एनिमल्स के गोबर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि उन्होंने खाया भी वही चीज़ है। ओके, तो उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, उस लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स डालते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एंजाइम का काम करेंगे, जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो हमने क्लॉस्ट्रीडियम और सुडोमोनास ऑर्गेनिजम्स को डाला है अपने स्लरी में, गोबर में। तो गोबर के अंदर का जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होगा वो सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल में। कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म शुगर्स, प्रोटीन्स विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म फैटी एसिड्स। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। क्योंकि फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल विच रिलीजेस वाटर। मतलब जितना ब्रेक डाउन होगा उतना वाटर प्रोड्यूस होगा। सो हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो कोई ऐसी चीज को ब्रेक डाउन करो जिससे आपको एंड प्रोडक्ट सिंपल फॉर्म में मिले और वाटर भी मिले। सो दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन मतलब क्या होता है? आप कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करके उसको और सिंपल बना रहे हो। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर बना रहे हो, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बना रहे हो, लिपिड को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड बना रहे हो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन हाइड्रोलिसिस और solubilization. Did you understand the first anaerobic process of digestion? Okay, shall we move on to the second process? All right. Okay, तो अब हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है एनारोबिक डाइजेशन में, दैट इज एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? एसिड फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो आपने फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन किया सिंपल प्रोडक्ट्स में, कार्बोहाइड्रेट से शुगर, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को, मतलब ये जो हमको सिंपल प्रोडक्ट्स मिले हैं, इनको हम एसिड में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ याद रखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, जो लिखनी है, कौन से प्रोसेस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 10-10 बार लिख कर याद करो, जैसे याद करना है वैसे याद करो। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस में कौन से एनारोबिक बैक्टीरिया यूज हुए हैं, क्लॉस्ट्रीडियम या सुडोमोनास। और अब एसिडोजेनेसिस में कौन से होंगे और इसके बाद कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे। आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। तो चलिए देखते हैं एसिडोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है। इन दिस स्टेज फैकल्टेटिव एनारोबिक, फैकल्टेटिव वर्ड को अंडरलाइन करो। फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंडीशनल, मतलब जिनकी कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं होती है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब समझो, अगर मैं बोलूँ फैकल्टेटिवली एनारोबिक, तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो भी वो सर्वाइवल मैनेज कर लेंगे। देखो, अगर एक ऐसे टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट एनारोबिक। स्ट्रिक्ट एनारोबिक मतलब जो बिल्कुल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्रो होगा। क्योंकि एनारोबिक मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्रो होने वाले ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट एनारोबिक की जगह फैकल्टेटिव एनारोबिक बोलूँ तो फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो अच्छे से ग्रो होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं भी है तो भी वो मरेंगे नहीं, वो सर्वाइवल कर लेंगे। तो इसका मतलब होता है कि फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है? दे अडेप्ट द एनवायरमेंट, दे अडेप्ट द सिचुएशन। सेम एरोबिक के साथ भी हो सकता है। अगर स्ट्रिक्ट एरोबिक बोला तो मतलब उनको ऑक्सीजन ही चाहिए ग्रो होने के लिए। लेकिन अगर फैकल्टेटिवली एरोबिक में बोल रही हूँ तो फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होगा तो अच्छे से ग्रो होंगे, ऑक्सीजन लेकिन अगर कम है या नहीं भी है तो भी उनका सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको एसिडोजेनेसिस में क्या बोला गया है? Facultative anaerobic acidogenic bacteria and obligate anaerobe organisms convert simple organic material into acids like formic acid, acetic acid, hydrogen and carbon dioxide। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं,
फैकल्टेटिव एनारोबिक, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस या एब्सेंस में भी ग्रो हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट एनारोबिक, ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट एनारोबिक, जो कंपलसरी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही ग्रो हो सकते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ग्रो नहीं होंगे। सो ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यूज करके हम ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ना, जैसे शुगर है तो उसमें से एसिटिक एसिड, प्रोटीन है तो उसमें से अमीनो एसिड, ऐसे अलग अलग टाइप के एसिड्स ऑब्टेन करने के लिए हमको ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स यूज करना पड़ता है, जैसे कि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोबिक या फैकल्टेटिव एनारोबिक। आपको एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं बताया गया है, आप एक काम कर सकते हैं कि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया कौन से यूज़ होते हैं ये आप गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आंसर मेंशन कर दूंगी। पहले आप कमेंट सेक्शन पे आंसर मुझे दीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, विच एसिडोजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। और नहीं मिला तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका आंसर मेंशन कर दूंगी, दैट विच एसिडोजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो ये था आपका एसिडोजेनेसिस का प्रोसेस। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डाइजेस्टर के अंदर पहले से जो गोबर है, जो स्लरी है, बस उसमें से एसिड प्रोड्यूस होगी, और एसिड प्रोड्यूस करने के लिए हम अलग अलग टाइप के एसिडोजेनिक बैक्टीरिया यूज करेंगे। अब आता है आपका थर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस क्या है, मिथैनोजेनेसिस। मिथैनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, मीथेन प्रोडक्शन। मिथैनो मीन्स मीथेन एंड जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यूज करना जिससे आप मीथेन बना सको, उसको हम बोलते हैं मिथैनोजेनेसिस। This is the last stage in which anaerobic methanogenic bacteria like Methanobacterium, Methanococcus, they convert acetate, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स। मतलब ये मिथैनोकोकस जैसे बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिएक्शन देखो, आपके पास एसिटिक एसिड है, मतलब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COOH है। तो यू हैव 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। व्हेन यू इंट्रोड्यूस मिथैनोकोकस और मिथैनोबैक्टीरियम, वो क्या करेगा, इस एसिटिक एसिड को इट विल कन्वर्ट इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस में कन्वर्ट कर देगा हमारे एसिटिक एसिड को, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेम सेकंड रिएक्शन में भी है, यू हैव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो इंपॉर्टेंट क्या है एसिड बनाने के लिए, यू शुड हैव 3 थिंग्स, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो आपके पास फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड को हमारा मिथैनोकोकस या मिथैनोबैक्टीरियम क्या कर देगा, it will convert our formic acid into methane and carbon dioxide and water. So did you understand the second reaction? See, balance कर लो आप, कितने molecules of carbon आपके reactant में और कितने molecules of carbon आपके product में है, तो वो टैली हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो एसिड होता है, उस एसिड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मिथैनोजेनेसिस करना पड़ता है। मीथेन इज द मोस्ट प्राइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस विच इज प्रोड्यूस्ड इन बायोगैस। ओके, और लास्ट रिएक्शन क्या बताया गया है, सिमिलरली दैट यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दोनों को मिक्स करके यू गेट मीथेन एंड वाटर एज योर फाइनल प्रोडक्ट्स. So these are simple reactions which you can obtain as a result of biogas production. Okay, so did you understand this thing? See, it's very simple. Hydrolysis में complex molecule का breakdown हुआ, acidogenesis में acid produce हुआ, और methanogenesis में acid got converted into gas. Which gas? Specially methane gas. Then carbon dioxide, then water. क्योंकि हमने composition में भी पढ़ा था 50 to 60% मीथेन होता है, तो आपका मेजर प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? मीथेन का. Did you understand this much? Shall we move ahead? All right. ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के कुछ बेनिफिट्स हमको जो बताए गए हैं कि क्यों मैं बायोगैस प्रोडक्शन यूज़ करूँ, या क्यों कोई भी इंडस्ट्री, रूरल एरिया या डेवलप्ड एरिया बायोगैस को यूज़ कर सकता है. सो बायोगैस प्रोडक्शन के कुछ बेनिफिट्स जो हमको बताए गए हैं, इट इज़ अ चीप, सेफ एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि आपका जो बायोगैस होता है वो बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल गोबर यूज़ कर रहे हो, तो गोबर थोड़ी ना तो ज़्यादा कोई खरीदता है, वो तो ऐसे एनिमल वेस्ट आप कलेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी चीप, safe because there are no hazardous chemicals used in the production of biogas, and renewable source of energy. renewable क्यों बोला है, क्योंकि बार बार एनिमल्स पॉटी करते रहेंगे और आपको काउ डंग मिलता रहेगा. so you get cheap, safe and renewable source of energy. it can be easily generated, stored and transported. बायोगैस को easily आप प्रोड्यूस कर सकते हो, सिर्फ आपको एक अच्छा सा डाइजेस्टर चाहिए, डाइजेस्टर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और उसका गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो गैस का पाइप अच्छा होना चाहिए. so it is cheap, safe and renewable source of energy. it can be easily generated, stored and transport to one place to another place. What is second benefit? इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग. आप इसको घरेलू यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, मतलब घरेलू काम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. सो इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग, कुकिंग, स्ट्रीट लाइटिंग एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. गांव वगैरह में जो सड़कें होती हैं, उन सड़क को भी लाइट प्रोवाइड करने के लिए हम यही गैसेज यूज़ करते हैं, क्योंकि इस गैस से हम गैशियस एनर्जी से भी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देन केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में, और उसी की मदद से हम इसको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं. सो द कन्वर्जन इज प्रीटी सिंपल. यू विल अंडरस्टैंड दिस
इन योर लेटर स्टेजेस, आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है व्हेन यू विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर। ओके, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड विदाउट स्मोक। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका कि जब इसको हम चूल्हे में यूज़ करते हैं, जब हम इसको गैस में यूज़ करते हैं, ये बायोगैस से जब हम गैस जलाते हैं तो उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। कौन सी फ्लेम निकलती है? ब्लू फ्लेम। एंड इट बर्न्स विदाउट स्मोकिंग, कोई धुआं नहीं प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया के जो रूरल एरियाज़ है उनमें से मेजर वुमेन अस्थमा से सफ़र करती हैं, क्योंकि जो धुआं निकलता है चूल्हा फूकते वक्त, उस धुएं से उनके लंग्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ वेरी लीथल। बहुत सारी औरतों की चूल्हा फूकते फूकते डेथ हो जाती है 10-15 साल में। सो सबसे बड़ा एडवांटेज बायोगैस का ये है कि वो ब्लू फ्लेम निकालता है, मतलब वो कोई गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसकी वजह से बर्तन भी काले नहीं होते हैं। ओके, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग। आप गोबर, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, सारे टाइप का वेस्ट इकट्ठा करके गैस बना रहे हो, तो वेस्ट इकट्ठा कर रहे हो मतलब कचरा जमा कर रहे हो, तो एक तरीके से आप एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहे हो। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली बिकॉज यू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन और imbalance of the environment. In fact, it helps the environment to get improved. Okay, sludge which is left over is used as a fertilizer. और जो बचा कुचा डाइजेस्टर के अंदर जो बचा कुचा स्लरी बच जाता है, थोड़ा बहुत वेस्ट जो बच जाता है, जो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसको हम खेत में यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एसिड एंड सिंपल शुगर्स, जो हमारी सॉइल के लिए डेफिनेटली यूजफुल होंगे। सो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन विच यू मस्ट रिमेंबर। ओके, और इसके अलावा जो बायोगैस प्लांट का डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो डायग्राम भी फटाक से देख लो। ये स्टार्टिंग में ही हमको देखना था एक्चुअली, बट ठीक है हम अभी देख लेते हैं। डायग्राम में हमको क्या बताया गया है? यू हैव अ डंग वाटर, मतलब आपका इस साइड देखो एक डंग वाटर है जहाँ पर आपका स्लरी रहेगा। आप डंग और गोबर और पानी को जो मिक्स करके आप स्लरी डाल रहे थे वो स्लरी रहेगा। लेफ्ट साइड से एक चार्ज पिट दिखाया जा रहा है। चार्ज पिट मतलब जहाँ से आप फ्रेश गोबर इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूस सोर्स ऑफ गैस चाहिए। सो यू हैव अ गैस, व्हाट वी से, you have a digester in which you will collect the dung and the water, and then the gas which is produced, that gas is transported in the form of methane, carbon dioxide, etc etc। आपका गैस होल्डर है सेंटर में, गैस होल्डर से बायोगैस जो निकल रहा है वहाँ से आप पाइपलाइन कनेक्ट करते हैं और फिर उसको अपने गैस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप चूल्हा जला पाएंगे। एंड द रिमेनिंग स्लज, इसमें का जो बचा हुआ स्लरी रहता है, वो स्लज को हम निकाल के उसको थोड़ा सा क्लीन करके वी यूज इट एज अ फर्टिलाइजर फॉर अवर एग्रीकल्चर। सो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट टुडेज सेशन? सी, टुडेज सेशन वॉज प्रिटी सिंपल। टुडेज सेशन वॉज माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि ये आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं और ये सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपको कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं उसका नाम याद रखना है और इसके बेनिफिट्स याद रखने हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। एसिडोजेनेसिस के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, बट मेक श्योर कि आप पहले उसका आंसर फाइंड आउट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, फिर मैच करते हैं किसका आंसर राइट है किसका आंसर रॉन्ग है। वैसे तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूज़ होंगे, तो अगर आंसर मैच नहीं भी हुआ तो डोंट वरी। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन click on the like button, and it's a sincere request that please share these videos as much as possible with your friends. Let them also get some knowledge. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Stay tuned. See you soon. Thank you.